विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और आगामी रीट परीक्षा के लिए हम इन दिनों हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमने ये तय किया है कि शब्दों की दो कोटियां हैं। पहली विकारी, जिनमें वचन लिंग कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है। तो कौन कौन विकारी हैं इसको दोहराते हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों विकारी हैं क्योंकि वचन लिंग कारक काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। दूसरा अविकारी, वे जो वचन लिंग कारक काल के साथ नहीं बदलते उन्हीं को हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विकारी है, विशेषण विकारी है, लेकिन कोई विशेषण जब क्रिया की विशेषता बताए और क्रिया विशेषण बन जाए तो इसे हम अविकारी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य अव्यय जैसे समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी हैं। तो हमने कल की कक्षा में संज्ञा के विषय में बात की है, आज हम सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं। और देखिए, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए सबसे आवश्यक चीज है पहचान। सबसे आवश्यक चीज है पहचान स्थापित करना, क्योंकि हम एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का सामना करते हैं और हमको वहां उदाहरण से पहचानना पड़ता है। तो जो मुख्य बातें हैं पहचान की, उन पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। कभी कभी केवल वाचक शब्द याद करके विद्यार्थी चले जाते हैं, वहां पहचान नहीं पाते, तो फिर उसका कोई लाभ हमको नहीं होता। तो पहचान को स्थापित करिएगा। कब कौन सा सर्वनाम होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। कैसे, इसको समझिए कि राम अच्छा लड़का है। अगर ये सेंटेंस है कि राम अच्छा लड़का है, तो राम आप लोग जानते हैं संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब राम पर हमें दूसरा वाक्य लिखना हो तो हर बार हम इसे राम से शुरू नहीं करेंगे, हम वह से शुरू करेंगे। वह सभी का आदर करता है। समझ रहे? तो पुनरुक्ति बार बार संज्ञा की नहीं हो, संक्षिप्तता रहे और सुंदर लगे। हर बार राम से वाक्य शुरू होगा, अद्भुत मालूम होने लगेगा। थोड़ी देर में 5-7 वाक्य हम लिखेंगे, हर वाक्य राम से शुरू हो रहा है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम, नाम तो आप लोग जानते हैं संज्ञा को कहते हैं, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज और सरल हो जाता है। जैसे सीता आज नहीं आई है क्योंकि सीता बीमार है। अगर आप संज्ञा का ही प्रयोग करते रहेंगे हर जगह, तो सीता आज नहीं आई है, सीता बीमार है। और सर्वनाम के इस्तेमाल से यह होता है कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, यह सर्वनाम है। तो वाक्य सरल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पुनरुक्ति नहीं होगी, यानी सीता जो संज्ञा है उसको बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। यह एक बात परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं बताता हूं कि विकारी जो शब्द हैं उनका वचन लिंग कारक काल पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वनाम, लिख लीजिए इसको, सदैव के लिए याद रख लीजिए, सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी परीक्षक कथन बनाते हैं सर्वनाम के बारे में, 4 कथनों पर विचार करिए तो ये ठीक कथन होगा कि सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता। आप उदाहरण बनाकर देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट होंगी। कैसे कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सीता के लिए हमने वह का प्रयोग किया है और सीता स्त्रीलिंग है। मान लीजिए वाक्य होता कि राम आज शाला नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है, तो लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे? तो सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता।
लिंग से प्रभावित नहीं होता। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जानने जैसी बात है कि सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता। वैसे तो आप परीक्षा हॉल में भी सेंटेंस बनाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, पर वहाँ इतना दबाव होता है आप पर कि आप ऐसे वाक्य वगैरह बनाते नहीं। ठीक है, तो देखिए एक और बात सर्वनाम के संबंध में मुझे स्मरण आई है। दूसरी ये बात, इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। ये संबोधन है, संबोधन कारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्वनाम से किसी को संबोधित नहीं किया जाता, इसका संबोधन कारक नहीं होता। जैसे संबोधन क्या होता है, हम ये कहें हे राम इधर आओ, तो ये हे जो है वो संबोधन है ना। ओ सुरेश यहां आना, तो ओ जो है वो संबोधन है, पर ये संज्ञा के साथ ही होता है। सर्वनाम के साथ आपने कभी भी ये प्रयोग नहीं देखा होगा, ओ वह इधर आना। ऐसा कोई वाक्य हमारे यहां भाषा में बनता ही नहीं। तो ये सर्वनाम है, इसके साथ कोई संबोधन कारक नहीं होता। तो पहली बात कि सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता, दूसरे उसका कोई संबोधन कारक नहीं होता। इन दोनों बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका इत्यादि इत्यादि शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 हैं। कभी कभार परीक्षक बहुत सरल सवाल पूछे तो ये पूछ लेता है कि कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक, दूसरा भेद निश्चयवाचक, तीसरा भेद अनिश्चयवाचक, चौथा भेद संबंधवाचक, पांचवा भेद प्रश्नवाचक, छठा भेद निजवाचक। इसको यहीं समझिए। पहली बात कि जब वो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए इस्तेमाल हो तो पुरुषवाचक है, निश्चय बोध कराए तो निश्चयवाचक है, अनिश्चय बोध कराए तो अनिश्चयवाचक है, यदि संबंध स्थापित करता है तो संबंधवाचक है, प्रश्न पूछता है तो प्रश्नवाचक है, और वक्ता स्वयं अपने लिए करता है तो निजवाचक है। अब देखिए पुरुषवाचक, देखना शुरू करिए। पुरुषवाचक को समझिए, क्या है पुरुषवाचक? जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाले यानी वक्ता के लिए हो, सुनने वाले यानी श्रोता के लिए हो, और जिसके विषय में कहा जाए, आप दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करें, किसी अन्य के लिए हो। वक्ता के लिए हो, श्रोता के लिए हो, किसी अन्य के लिए हो, इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं बोल रहा हूं, तो वक्ता के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं बोल रहा हूं मेरे लिए वक्ता के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप सुन रहे हैं, तो श्रोता के लिए इस्तेमाल हुआ है, और वे चले गए हैं, और कोई अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वे चले गए हैं, वो यहां नहीं है, वे चले गए हैं, तो ये अन्य पुरुष है। जब वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए इसका इस्तेमाल हो तो इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते। कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखिए। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाले या लिखने वाले यानी वक्ता के लिए। शब्द को याद रखिएगा, परीक्षक ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वक्ता के लिए
बोलने वाले या लिखने वाले अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में दो ही वचन है, मैं, और बहुवचन है हम। समझ रहे? कभी कभी ये एक वचन में भी हम इस्तेमाल होता है ना, क्षेत्रीय विशेषताओं के हिसाब से एक वचन में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। आमतौर पर हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ बहुवचन में ही इस्तेमाल होता है। हम का अर्थ हमारे यहाँ दो ही होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं, हम, ये हैं, और फिर आगे रूप बना सकते हैं, हम सब, हम लोग इत्यादि। समझ रहे? तो वक्ता के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वाक्य हो कि हम कल, परीक्षा में प्रश्न कैसे होगा, गांव चले जाएंगे या चलेंगे, ऐसे वाक्य हो तो प्रश्न वो पूछेंगे कि हम किस तरह का सर्वनाम है। तो पहले तो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो जबकि वो वक्ता के लिए इस्तेमाल होता है तो हम इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात, जब वो श्रोता के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, यानी जो सुनने वाला है, यानी हम कहते हैं श्रोता। जब वो श्रोता के लिए कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, देखिए इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, जिसकी बातें की जाए ऐसा नहीं है, जिससे बातें की जाए, जिससे वार्तालाप हो रहा है, जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मूल रूप से तो ये तू है भाई, मूल रूप से तो ये तू है। तो उत्तम पुरुष मैं और मध्यम पुरुष तू। अब इसका प्रयोग कम हो गया है, अपनापन दिखाने के लिए तो होता ही है। आमतौर पर औपचारिक वार्तालाप में प्रयोग इसका नहीं करते हम लोग। तो तुम या आप अब शब्द बना सकते, आप लोग, आप सब इत्यादि। तो श्रोता के लिए जब इस्तेमाल होता है तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आपका समय महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप क्या है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ रहे? और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां एक प्रश्न है, सर्वनाम के संबंध में जो प्रश्न है वो बस यही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ या निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ। ये प्रश्न थोड़ा समझने जैसा है, कठिन नहीं कहूंगा मैं। आप जैसे ही समझ विकसित कर लेते, प्रश्न हल होना शुरू होता है, होते ही चला जाता है, फिर कोई गड़बड़ उसके साथ नहीं होती। तो इस बात को समझिएगा, जिसके बारे में बात की जाए, कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे वे चले गए हैं, अब वो श्रोता भी नहीं है भाई, श्रोता के लिए तो वे आया नहीं है, श्रोता के लिए तो आप आता है, आप सुन रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे शब्द देखिए, वे और यह, ये और वह, शब्द तो इतने ही हैं, यह, वह, ये, वे। समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। अब परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो एक तो हमको पहचान स्थापित करनी होती है। पहचान हम कैसे स्थापित करेंगे? एक बात समझिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसके बारे में बात की जाए वो प्राणी होता है, सजीव होता है, वस्तु इत्यादि नहीं होती, किताब, पर्वत इत्यादि नहीं होता, वह व्यक्ति होता है, उसके बारे में बात होती है। जैसे वह रो रहा है, समझ रहे? हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह रो रहा है, तो देखते ही आपको पता चलेगा कि वो सजीव है,
इस बात को आवश्यक रूप से याद रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह रो रहा है तो वह सजीव है, जैसे वह ईमानदार है। समझ रहे? अब मान लीजिए ऐसा हो कि वह ईमानदार है, समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहां थोड़ी बातचीत आपको स्पष्ट करने की जरूरत है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वो निश्चय बोध कराता है। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो समझ लीजिए इस बात को, जो वाक्य आपको परीक्षा में दिया जाएगा वो निश्चय बोध कराने वाला होना चाहिए, उससे कुछ निश्चितता प्रकट होनी चाहिए। इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितता प्रकट होनी चाहिए, इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वाचक शब्द अगर आप केवल पढ़ के चले जाएंगे तो झमेले में पड़ेंगे। समान वाचक शब्द हैं यह, वह और वे, यह और ये, यही शब्द अन्य पुरुषवाचक में भी हैं। तो अंतर कैसे करेंगे? अंतर कैसे करेंगे जब वो निश्चय बोध कराता है? देखिए दो बातें कि यह मेरी पुस्तक है, क्या ये आपको निश्चय बोध कराता है कि ये पुस्तक है और मेरी है? ऐसा निश्चय बोध होता है? जब वो निश्चय बोध होता है तो इस सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो हुई एक बात, पहली बात, सबसे जरूरी बात कि वो निश्चय बोध कराता है। दूसरा, एक फार्मूला जो परीक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो काम चलाऊ है, लेकिन ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्वनाम और जिसके बारे में बात हो रही है उसके बीच में कोई और सर्वनाम भी होगा, ये एक पहचान का चिन्ह है, तो हम इसको निश्चयवाचक कहेंगे। यह मेरी पुस्तक है, तो एक तो निश्चय बोध कराता है, ये तो मुख्य बात है भाई, निश्चय बोध तो उसको कराना चाहिए, इसीलिए वो सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। दूसरा, जिसके बारे में बात हो रही है वो कोई सजीव इत्यादि नहीं है, पुस्तक है। अगर वो सजीव इत्यादि होगा तो अन्य पुरुष के खाते में जाएगा। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है और इसके बीच में कोई अन्य सर्वनाम भी दिया हुआ है, तो इसको आप निश्चयवाचक समझिए, पर यह केवल पहचान का चिन्ह है। अब थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए, थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए। कैसे? कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इससे आपको निश्चय बोध होता है नहीं होता है? इसको समझिए। कुछ कंफर्म होता है क्या? यह मेरा घर है, ऐसा कुछ पक्का होता है क्या? जब वो पक्का होता है तो उसको आप निश्चयवाचक कहेंगे। ये देखिए कोई प्राणी इत्यादि नहीं है, ये एक निर्जीव वस्तु है, घर है, समझ रहे हैं? तो आप इसको निश्चयवाचक समझिए। और ये जो सर्वनाम है और ये जो घर है, इसके बीच में कोई और शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, कोई और सर्वनाम भी इस्तेमाल हुआ है, इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। व्याकरण की अन्य अन्य पुस्तकें जो हैं, मैं बहुत सारी पुस्तकों को देखा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी पुस्तकें इस संबंध में बहुत भ्रांत जानकारियां दे रही हैं। मैं जो फार्मूला बता रहा हूं इसको काम लेना, सब तरह से मैं इसको देख लिया हूं, इस फार्मूले को आप लोग काम लेना। क्या? कि ये जो अन्य पुरुष है इसकी पहचान उसका सजीव होना है, और ये सजीव जो होता है वो आमतौर पर मौके पर मौजूद भी नहीं होता, हम केवल उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे वह तेज दौड़ता है, क्या वो सीन पर मौजूद है? नहीं है, और सजीव है निश्चित रूप से, तो इसको आप अन्य पुरुष समझिए। और निश्चयवाचक देखिए, जब वो निश्चय बोध कराता है, जब वो निश्चय बोध कराता है तो वो निश्चयवाचक होता है। इस सेंस को पकड़िएगा, उसको निश्चय बोध कराना पड़ेगा। बाकी सब काम चलाऊ बातें हैं, बाकी सब बातें काम चलाऊ हैं, आपको परीक्षा के लिए बताई गई बातें हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है,
समझ रहे हैं? तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, जब वो निश्चय बोध कराए तो आप इसको निश्चयवाचक समझिए। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बहुत सीधा सरल सर्वनाम है। कैसे? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो, जिसके विषय में कोई निश्चित सूचना न मिलती हो, कोई निश्चय पर आप नहीं पहुंचे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सेंटेंस शब्द देखिए, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है। तो कोई कौन बुला रहा है भाई, पता चलता है? अनिश्चय है। जब अनिश्चय है तो आपको अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं ये कहूं कोई आया था, तो ये कोई क्या है? अनिश्चय है, मालूम नहीं कौन। अगर मैंने ये कहा कुछ लाया था, तो अनिश्चयवाचक है। समझ रहे? कुछ पता नहीं चलता स्वरूप क्या है, तो इसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। और अगला देखिए, वाक्य देखिए, कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। अब घी में कोई मिला है, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना भाई। पानी में कोई है तो सजीव हो जाएगा, फिर वो पानी में कोई है। समझ रहे ना? पानी में कुछ है तो छोटी मोटी ही चीज है कोई। समझ रहे हैं? देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। ये बहुत अच्छा सर्वनाम है, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है परीक्षा में। संबंधवाचक सर्वनाम भी दो उपवाक्यों के बीच, जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उपवाक्य, अंग्रेजी में आप कहते हैं क्लॉज, वो पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का एक टुकड़ा है जो दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप तो इस संज्ञा सर्वनाम की पेचीदगी में मत पड़िए, आप इसको परीक्षा की दृष्टि से ऐसे देखिए कि वो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है और हमेशा पेयर में होता है। जो सो जिसकी उसकी, हमेशा पेयर में होता है। आप तो पूरा वाक्य पढ़ लेना, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो सोएगा सो खोएगा। पूरा वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे जो और सो से वाक्य जुड़ा है। सोएगा और खाएगा आपस में जुड़े कैसे हैं? जो और सो से, जो जागत है सो पावत है। जैसे लिखा हो, जो जागत है सो पावत है। समझ रहे हैं? तो ये जागत और पावत कैसे जुड़े हैं? जो और सो से पेयर में होता है, कोई विशेष बात नहीं। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस कनेक्ट हो रहे हैं जिसकी और उसी से, जब वो संबंध स्थापित करता है तो इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो जो और वह आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। एकदम आराम से जैसे ही आप वाक्य पढ़ेंगे तो इसको आप पहचान जाएंगे। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सीधा सर्वनाम है। जब प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे? किससे प्रश्न पूछा गया है। आज तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम को ठीक देखिए, आजकल निजवाचक सर्वनाम पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए करते हैं। ये आप कहेंगे कि ये तो आप पहले बता चुके हैं, पुरुषवाचक में वक्ता के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों साथ साथ इस्तेमाल होते। इसको देखना, निजवाचक कहलाता है। आप अपना स्वयं, खुद। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा,
ऐसा अगर वाक्य हो, ऐसा अगर वाक्य हो कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं क्या है? मैं तो है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक। और स्वयं क्या है? निजवाचक। समझ रहे हैं? इस मामले में कोई भ्रांति नहीं है, इसको देखिए आप लोग। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो वो प्रश्न पूछेंगे। एक तो देखिए, परीक्षा हॉल में आप लोगों को थोड़ा धीरज से काम लेना चाहिए, वो जिसको रेखांकित करें उसी पर केंद्रित करना। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो वो सेंटेंस कहेंगे रेखांकित कौन सा सर्वनाम। आप वो ऑप्शन जब बनाते हैं विकल्प, तो पुरुषवाचक भी साथ लगाते हैं। आपकी दृष्टि रेखांकित पे नहीं गई, आपने मैं को ही केवल फोकस किया, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, तो आप मैं को पुरुषवाचक ऐसे करके आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो अपनी क्या है? निजवाचक है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो अपने निजवाचक है। समझ रहे हैं? अपने निजवाचक है, आप निजवाचक नहीं है भाई। आप तो श्रोता के लिए इस्तेमाल हुआ है, सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब वो सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मध्यम पुरुषवाचक है। समझ रहे? इस बात को समझिए आप लोग। तो आज हम इतनी बात करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब हम कोई टेस्ट इत्यादि करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। जैसे ही व्याकरण की कोटियां पूरी हो जाती हैं, हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट आपको होंगी। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।